हेलो साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम हिंदी का एक टेस्ट लगाएंगे जिसमें आप अपनी तैयारी को चेक करना कि आपकी तैयारी हिंदी में कैसी है। यह टेस्ट 46 प्रश्नों का रहेगा। कितने प्रश्नों का रहेगा? 46 प्रश्नों का रहेगा। और इसमें सभी प्रश्न हैं जो कि आपकी पूरी हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। आप एक एक प्रश्न को ढंग से पढ़ना और इसका सही जवाब देना। और साथ ही में एक पेज लो, उसमें क्या है कि सही वाले दल लिखो, गलत वाले दल लिखो, जिससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने सही बैठे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। तो आपका इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका सही जवाब क्या है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इस ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, य र ल व, जिसमें से र ल है, बाकी य र ल व और य नहीं है। इसमें क्या सही जवाब है? ऑप्शन बी, र और ल अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वैसे चार होती हैं, य होती है और र और ल और व, जो कि अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न क्या है कि देवत्व, क्या प्रश्न है कि देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। संज्ञा से प्रश्न है कि देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब क्या है? देव, यहाँ देवत्व है, यहाँ देव नहीं है, देवत्व शब्द है। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। देवत्व में जो शब्द में जो संज्ञा है वो है आपकी भाववाचक, यानी इसमें कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन बी सही है इसका जवाब। देवत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वनाम से। सर्वनाम से प्रश्न क्या है कि यह कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर यह ही पूछा गया है कि यह शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? यानी पुरुषवाचक है, निजवाचक है। देखो एक चीज़ देखो, पुरुषवाचक तो हो ही नहीं सकता है, और निज स्वयं के लिए हो ही नहीं सकता, और संबंध बनता नहीं है। तो ये है, कहते हैं ना कि यह लड़का जा रहा है, तो यह एक संक मतलब कर रहा है कि यह है, कन्फर्म है, यह कन्फर्म है। तो ये क्या हो सकता है? निश्चयवाचक होता है। क्या यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है। शक्ति शब्द से जो विशेषण बनेगा वो कौन सा विशेषण बनेगा? ये तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा इसका आंसर जवाब, कि शक्ति से शक्तिशाली हमेशा विशेषण बनता है। कौन सा बनता है? शक्ति से शक्तिशाली विशेषण बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पांचवा देखते हैं कि अर्थ शब्द का क्या पूछा है कि अर्थ शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि अर्थ शब्द है उसका विशेषण रूप क्या होगा। अर्ता या अर्ति या आर्तिक या आर्तक। तो इसका सही जवाब क्या है? जो अर्थ शब्द का विशेषण बनता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, आर्थिक होता है। क्या होता है? आर्थिक सही जवाब है इसका अर्थ शब्द का। अगला प्रश्न देखते हैं छठवां। छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न है कि लड़का अचानक गिर गया। इसका सही जवाब क्या है? लड़का, यानी ये प्रश्न क्या पूछा रहा है कि लड़का अचानक गिर गया। अब वाक्य में क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है ये बताना है आपको। तो जो लड़का अचानक ही गिर गया है, तो एक चीज़ बताओ मुझे, अगर लड़का गिर जाता है तो उसमें प्रमाण की आवश्यकता है या फिर समय की या फिर स्थान की। तो लड़का अचानक गिर गया, इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण होगा वो रीतिवाचक, किसका? रीतिवाचक विशेषण होगा। कौन सा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। ये आपको पता होना चाहिए। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सातवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वे प्लस आयाम होता है, ना कि व्या प्लस आयाम आम होता है, ना कि वे आयाम होता है, ना कि वे आम होता है। वे और प्लस आयाम होता है जिससे शब्द बनता है व्यायाम। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां। आठवां प्रश्न है कि उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तरा प्लस अयन या उत्तर प्लस अयन या उत्तर प्लस अयन या उत्तरायण आयन। तो इसका सही जवाब क्या है?
उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद होगा उत्तर प्लस अयन। यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्लस अयन, ऑप्शन बी सही जवाब है। उत्तर प्लस अयन होता है किसका? उत्तरायण का। उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद होता है उत्तर प्लस अयन। अगला देखते हैं, नवा वाला प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, ये तो आपको पता होना चाहिए। अव्ययभाव हो नहीं सकता है, तत्पुरुष हो नहीं सकता है, और इन दोनों में से होगा ए और बी में से। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब बहुब्री, बहुब्री समास है इसका, ऑप्शन ए सही। नीलकंठ में बहुब्री समास होता है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पूछा जा रहा है कि रामचरित में कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? रामचरित में कौन सा समास है? क्या सही जवाब होगा इसका? रामचरित शब्द में समास है वो है इसका सही जवाब तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष समास है रामचरित शब्द में। राम का चरित ऐसे बोलते हैं ना। अब देखते हैं 11 वाला प्रश्न। 11 वाला प्रश्न है कि मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारक का भेद है। कौन सा कारक है? मैं कलम से किताब लिखता हूँ। यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कारक है। मैं कलम से लिखता हूँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्ण कारक। क्या है? कर्ण कारक ही। मैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ गया ना, तो इसका सही है कर्ण से। अब देखते हैं 12 वाला प्रश्न। 12 वाला प्रश्न क्या है कि वह अपने गुरु इज्जत करता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न बताया कि वह अपने गुरु, यहाँ उसके बाद यहाँ ये डेड डैश कहना, वो गुरु के बाद लगाना कि वह अपने गुरु, उसमें से का या की या को, यहाँ डेड डैश लगाना, गुरु के बाद लगाना। ये गुरु के पहले लगेगी डेड डैश, जैसे गुरु के बाद, तो इसमें क्या आएगा? वह अपने गुरु की इज्जत करता है, ऐसे तो बोले बनेगा सेंटेंस। तो वह अपने गुरु की इज्जत करता है, ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं 13 वाला कि वीरों ने देश के लिए प्राणों, इसमें क्या आएगा? पर आहुति दी या की आहुति दी, क्या आएगा इसमें? 13 वाले प्रश्न का सही जवाब होगा वीरों ने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। इसका सही जवाब क्या है? की आहुति दी, प्राणों की आहुति दी, ये होगा। अपने वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों की, देश के लिए प्राणों की आहुति दी, देश के लिए प्राणों की आहुति दी। बस इसका सही जवाब क्या होगा? की होगा, ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 वाला कि अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो इसमें कौन सा है? अनु तो करना ही नहीं है आपको, ये देना, ये तो करना ही नहीं है कभी भी, ये तो गलती हो जाएगा। और अनुप होगा नहीं, और इन दोनों में से एक होगा। तो अनुपम शब्द में हमेशा उपसर्ग अनु होता है, ऑप्शन ए सही है इसका जवाब। अगला देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं, बहुत प्रश्न है, 46 प्रश्न है। किस शब्द में वे उपसर्ग है? तो वे उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब क्या है? तो वे उपसर्ग किस में है? तो इसका सही जवाब है, इन तीनों को तो आपको करना ही नहीं है, बल्कि व्यतीत में करना है। हमेशा आधा वर्ड होता है तो उसमें ज़्यादातर वे उपसर्ग लगा होता है कि व्यतीत, अत्यधिक, जैसे बोलते ना, तो इसमें सही जवाब है व्यतीत में। व्यतीत में वे उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 वाला कि राघव शब्द में प्रत्यय है। तो राघव शब्द में क्या प्रत्यय है? 16 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसमें प्रत्यय होता है हमेशा अप्रत्यय। राघव शब्द में अप्रत्यय होता है, ये वेरी मोस्ट कर लेना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं 17 वाला, चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चालाक शब्द में जो प्रत्यय है वो है आक। कौन सा? ऑप्शन डी सही है, आक प्रत्यय होता है हमेशा चालाक शब्द में। अगला प्रश्न देखते हैं 18 वाला कि मानसिक शब्द बना है, किससे बना है? मानस प्लस एक से या मानस प्लस एक से? इसका सही जवाब क्या है 18 वाले का? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है? मनस प्लस एक, मनस प्लस एक, ऑप्शन डी सही है। मनस प्लस एक शब्द से बना है मानसिक शब्द, मनस प्लस
एक 19 वाले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पर तद्भव पूछा है कि ना कि तत्सम पूछा है। 19 वाले प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका हाथी हमेशा तद्भव होता है, बाकी ये सभी क्या होते हैं, यानी जो स्त्री है, गौतम है, व्याकरण है, ये हमेशा तत्सम होते हैं। कौन सा, अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर पूछा है तत्सम ना कि तद्भव। तो इसमें कौन सा प्रश्न का इसका सही जवाब क्या है, तो 20 वाले प्रश्न का सही जवाब है शिव, जो कि तत्सम है। यहाँ पूछा क्या है, तत्सम पूछा है, बाकी ये तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 वाला प्रश्न। 21 वाला प्रश्न है कि पीयूष का विलोम क्या है। तो जो पीयूष का विलोम है वह है आपका, इसका सही जवाब विष, ऑप्शन बी सही है, विष होता है पीयूष का विलोम। और 22 वाले प्रश्न को देखते हैं। 22 वाले प्रश्न में पूछा है कि निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है। अब यहाँ निषिद्ध शब्द का पूछा है, तो 22 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है, निषिद्ध का हमेशा विहित होता है। क्या, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका, विहित होता है निषिद्ध शब्द का विलोम। 23 वाले प्रश्न को देखते हैं। 23 वाला प्रश्न पूछा कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्वत का इनमें से बताना है आपको पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है ऑप्शन डी नग होता है। क्या, नग में से भी पर्वत होता है। 24 वाला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर है नहीं पूछा है, बाकी है लेकिन एक नहीं है इसमें से। तो इसका सही जवाब क्या है, पवन का। 24 वाले प्रश्न का सही जवाब है अनल, ऑप्शन डी सही है, अनल शब्द जो नहीं है, पवन का पर्यायवाची नहीं है। 25 वाले प्रश्न को देखते हैं। 25 वाले प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है। इनमें से बताना आपको, तो अल्पविराम चिन्ह कौन सा है, इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जो कि ये वाला चिन्ह होता है इस तरह से, तो ये अल्पविराम होता है। अगला देखते हैं 26 वाला प्रश्न कि योजक चिन्ह है। यहाँ पूछा है योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह वाला कौन सा होता है, तो ये तो आपको सबको पता होगा, ऑप्शन ए सही है, ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है, होता है। 27 वाला प्रश्न देखते हैं। 27 वाले प्रश्न में पूछा गया कि राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है, कौन सी क्रिया है। राम पुस्तक को पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है। राम किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो इसमें सबको पता है कि सकर्मक क्रिया होगी, ऑप्शन ए सही है, सकर्मक क्रिया कहलाएगी क्योंकि पुस्तक को पढ़ता है। अगला प्रश्न है 28 वाला प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सी प्रेरणात्मक क्रिया है। 28 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पढ़वाना ही प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है, का उदाहरण है इसमें। 29 वाले प्रश्न को देखते हैं कि आयुष्मान का यहाँ पूछा गया कि 29 वाले में कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है होगा। तो जो आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग होगा, इसका सही जवाब है आयुष्मती। क्या होगा, आयुष्मती होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। अगला देखते हैं 30 वाला कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो विद्वान शब्द का हमेशा ऑप्शन डी विदुषी होता है स्त्रीलिंग। 31 वाले प्रश्न को देखते हैं। 31 वाले प्रश्न में पूछा गया कि नारी शब्द का बहुवचन होगा। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद कर लीजिए। तो 31 वाले प्रश्न का जो नारी शब्द का बहुवचन होगा वो होगा हमेशा नारियाँ। क्या होगा, ऑप्शन बी नारियाँ होता है हमेशा नारी शब्द का बहुवचन। और 32 वाला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, इसका सही जवाब क्या है आपको बताना है। 32 वाले प्रश्न का सही जवाब हमेशा प्राण होते हैं जो कि बहुवचन में होते हैं। 33 वाला प्रश्न देखते हैं कि तरणी और तरणी, तरणी और तरणी शब्द युग्म का अर्थ क्या है। इसमें बताना है, यही तो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाता है और कन्फ्यूजन होता है, गलत भी होता है। तरणी और तरणी शब्द का जो सही अर्थ है वो है आपका नाव व सूर्य। तरणी में से होता है नाव और सूर्य, नाव और सूर्य होता है तरणी और तरणी, ऑप्शन ए सही है इसका, नाव व सूर्य। अब है 34 वाले प्रश्न देखते हैं, अवय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अमी से नहीं उभय जिसे
उभय मीन्स होता दोनों, यानी जिसे वह ना हो और दोनों हो, ये इसका सही जवाब क्या है। अमी से नहीं हो, निर्भय, यानी ये कह सकते हैं कि निर्भय, क्या कह सकते हैं, निर्भय और दोनों, ऑप्शन सी सही है इसका जवाब। 35 वाले प्रश्न को देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने वेद होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के वेद होते हैं वो कितने होते हैं। 35 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 3 होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के वेद। 36 वाला प्रश्न कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है, कौन सा वाक्य है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, इसका सही जवाब क्या है 36 वाले प्रश्न का। 36 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। कौन सा है, मिश्र वाक्य है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। अब देखते हैं 37 वाला प्रश्न कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ, सर्वज्ञ या फिर विशेषज्ञ। 37 वाले प्रश्न का जो सही जवाब है जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ ही कहलाता है। कौन सा, ऑप्शन बी सही है, सर्वज्ञ कहलाता है। 38 वाला प्रश्न देखते हैं कि जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या कहते हैं। जिसे सबसे पहले गिना जाए उसे कहते हैं हमेशा अग्रगण्य, अग्रगण्य जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। 39 वाला प्रश्न कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर 39 वाले प्रश्न में पूछा गया कि आंखें बिछाने का मुहावरा का अर्थ क्या है। आंखें किसी न किसी के सामने आंखें मतलब आंखें बिछाते हैं हमेशा, तो इसका सही जवाब क्या है, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना होता है आंखें बिछाना। 40 वाला प्रश्न कि आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये तो सबको पता होगा कि जब किसी से कोई आंखों से गिर जाता है यानी नज़रों से गुजर जाता है तो उसका मतलब नहीं कुछ रहता, यानी किसी का विश्वास खो देना, या ये कह सकते हैं किसी की नज़रों से गिर जाना, किसी का विश्वास खो देना आंखों से गिरना कहलाता है। 41 वाला प्रश्न देखते हैं। 41 वाला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है, इसका सही जवाब क्या है 41 वाले प्रश्न का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आनुपातिक शब्द शुद्ध है। 42 वाला प्रश्न देखते हैं। 42 वाला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है। 42 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नुपुर, नूपुर होता है, नुपुर लिखा है इसमें। 43 वाला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में मुख्यतः कितने रस माने गए हैं, ये प्रश्न तो पूछा गया है यूपी पुलिस में भी। इसका सही जवाब क्या है 43 वाले प्रश्न का। 43 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 9 माने गए हैं हिंदी में मुख्यतः रस। 44 वाला प्रश्न है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह है जो किस रस का उत्साही भाव है, इसका सही जवाब क्या है। 44 वाले प्रश्न का जो सही जवाब है वीर रस, क्या है, वीर रस है, ऑप्शन बी सही है, वीर रस है उत्साह का। अब देखते हैं 45 वाला प्रश्न की 45 वाला प्रश्न कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसका सही जवाब क्या है। 45 वाले प्रश्न का सही जवाब है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 16, ऑप्शन बी सही है इसका, 16 मात्राएं होती है। 40 वाला प्रश्न है कि गणों की संख्या कितनी है, ऑप्शन बताना इसमें क्या है सही जवाब कि गणों की संख्या कितनी है। तो 46 वाले जो प्रश्न का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 8 होती है गणों की संख्या। ये 46 प्रश्न थे जो आपका एक मॉक टेस्ट है हिंदी का। कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, और साथ ही इसी तरह के मॉक टेस्ट आते रहेंगे। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं एक और मॉक टेस्ट के साथ।